हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम बात करेंगे लोन एप्स जो कि फ्रॉडुलेंट है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे लोन एप्स जो कि फ्रॉड्स के कारण जानी जाती हैं और जिससे हमको सावधान रहना चाहिए। एंड वील ऑल्सो डिस्कस टुडे एंड एक्सप्लोर टू अंडरस्टैंड। हम ये भी समझेंगे कि ये क्रिप्टो स्कैम्स क्या हैं। एंड रिसेंटली भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या एक्शन लिए हैं क्रिप्टो से रिलेटेड। जो क्रिप्टो स्कैम्स है उसको रोकने के लिए, जिसको वर्चुअल एसेट्स बोलते हैं, उनको रोकने के लिए क्या स्टैंड लिए हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी गेट इन टू दिस टू सब्जेक्ट, द लोन फ्रॉड एंड ऑल्सो द क्रिप्टो स्कैम। लोन के लेन देन में किस तरीके से डिजिटल एप्लीकेशंस का यूज़ करके कस्टमर को चीट करना बहुत कॉमन हो गया था। और लाइकवाइज उसी प्रकार से लोगों को गुमराह करना कि आप बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, बहुत जल्दी रिच हो जाएंगे, वाई डोंट यू यूज़ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो स्कैम में इन्वॉल्व करके लोगों को ड्यूप करना और उनके पैसे लेके भाग जाना। आई थिंक ये दो चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो दीज टू things and we should be aware and careful. So today we will cover ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, how it started, why it started, we'll discuss why, ये क्यों हुआ, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और forget about ये हुआ कैसे, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि ये हो कैसा रहा है अभी, कैसे ये काम कर रहा है और कैसे गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया है। what are the actions which government has taken of late recently to avoid such kind of the लॉसेस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतीय सिटीजन्स को इस पे लॉस ना हो, उसको बचाने के लिए कैसे एक्शन लिए हैं। और रिसेंट डेवलपमेंट क्या है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेके, जिसमें डिजिटल एसेट्स को, क्रिप्टो करेंसीज को भी पीएमएलए के दायरे में सरकार ने ले आए हैं, जिसके मतलब गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटीज़ होगी इस पे एक्शन लेने के लिए, एनफोर्समेंट करने के लिए। तो आज डिस्कस करते हैं। चलिए, बिफोर आई बिगिन एज यूजुअल लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। इसका परिप्रेक्ष्य समझते हैं, क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये समझते हैं। हमको मालूम है कि 2020 में फेब और मार्च के बीच में जब भारत में भी कोविड-19 का दस्तक कोविड-19 ने दिया था, व्हेन कोविड-19 वेव स्टार्टेड in India, we all know that there was a lockdown, series of lockdown, so that we can stop the spread of coronavirus COVID-19. इस दौरान, during this time when the COVID was rising, we all know कि हम सब लेन देन नहीं कर पा रहे थे बाहर जाके, हम सब घर में बंद थे, we all were at home, and when there is no possibility to go out, of course the chances are that we are going to be digitally present most of the time, क्योंकि हम फिजिकली बाहर नहीं जा पा रहे थे। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमको अगर ट्रांजैक्शन भी करना है, किसी से कुछ लेन देन करना है, कुछ भी करना है, हम डिजिटली वो सब कर रहे थे। एंड भारत का जो उद्देश्य है डिजिटल मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑब्जेक्टिव टू मेक एवरीथिंग डिजिटल, यूज़ द डिजिटल टेक्नोलॉजी टू मेक इंडिया प्रॉस्पर। कुछ हद तक डिजिटल मिशन इस कोविड-19 की जो वैश्विक महामारी थी उसको कहीं ना कहीं हेल्प सपोर्ट कर पाया, उसको हैंडल कर पाया व्हेन वी वर एबल टू यूज़ द डिजिटल टेक्नोलॉजी। नाउ जब ये सब डेवलप हो रहा था कोविड-19, उसी समय हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से डिजिटल रिवोल्यूशन को माना जाए। खूब सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हो गई थी हमारे यूसेज के लिए। खूब सारे फाइनेंशियल सर्विसेज, जो हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, लोन के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल लोन के प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल टिकट साइज लोन है, छोटे छोटे ऋण के जो प्रोडक्ट थे वो बहुत चर्चित में आ गए थे, चलन में आ गए थे। और उसमें आपको कुछ करना नहीं होता था, जस्ट आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की, एप्लीकेशन में अपनी इंफॉर्मेशन भरी। कई बार तो वो एप्लीकेशन आपसे आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल्स भी लेती थी। दे टेक योर आधार एंड पैन कार्ड डिटेल्स, फिर आपका क्विक केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट होता था, नो योर कस्टमर करते थे, एंड देन आपकी क्रेडिबिलिटी और बाकी इंफॉर्मेशन देख के दे यूज्ड टू गिव यू द लोन्स। नाउ when all these was going on, when they were trying to
these companies were trying to bring these applications and start giving loans. हमको ये पता नहीं था कि इसमें बहुत सारी फेक लोन एप्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, हाँ, जो कि रिसर्च इन्वेस्टिगेशन ने बताया है कि इसमें बहुत सारे चाइनीज़ पर्सन्स के द्वारा आइदर ऑपरेटेड था या कंट्रोल था, विच मीन्स दैट आइदर द फंड वॉज कमिंग फ्रॉम चाइना, investigation is still going on, either the fund was coming from China or somebody from China was operating it, taking help of the firms in India. So जो लोन देने का तरीका है, जैसे हमको मालूम है कि NBFCs लोन देती है इंडिया में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बैंक्स लोन देते हैं, एंड उस समय जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का भी यूज़ किया चाइनीज़ फर्म्स ने, और उसके थ्रू अपनी टेक्नोलॉजी को लाके अपना फंड्स पैसा इन्वेस्ट करके उन्होंने लोन देना चालू किया. एंड व्हेन दे स्टार्टेड गिविंग लोन्स, बहुत बार व्हेन द कस्टमर वाज नॉट एबल टू पे द लोन, जब कस्टमर उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाता था, तो जो रिकवरी प्रोसीजर्स है, किस तरीके से पैसा कस्टमर से वापस लेना है, ये सब बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ. सो RBI के टर्म्स में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है, इट सेज दैट देयर शुड बी फेयर प्रैक्टिस कोड. आपको एक प्रॉपर कोड फॉलो करना चाहिए कि किस तरीके से आप लोन का लेन देन करेंगे, कैसे लोन देंगे, कैसे ब्याज चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट क्या लगाएंगे, व्हाट द इंटरेस्ट यू विल लेवी ऑन दैट लोन, हाउ वुड यू एंश्योर द रिकवरी, हाउ वुड यू हेल्प द कस्टमर टू पे द रीपे द लोन इन अ प्रॉपर मैनर. ये सब RBI ने स्टिपुलेट किया हुआ है. तो जैसा मालूम पड़ा कि इन डिजिटल लैंडिंग फेक लोन एप्लीकेशंस के द्वारा भारतीय कस्टमर को अप्रोच किया गया, और बहुत छोटे छोटे टिकट साइज़ के लोन जो कि रिवॉल्विंग होते हैं, जल्दी जल्दी 2 महीने 3 महीने 6 महीने के अंदर में, वैसे लोन्स देके उनको बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिया गया, और उस लोन का रिपेमेंट नहीं करने पर दे स्टार्टेड यूजिंग रॉन्ग प्रैक्टिसेस. अब रॉन्ग प्रैक्टिसेस कैसे? दे स्टार्टेड accessing your details, your phone contacts, your other details, and they started calling the relatives. They started calling and harassing the customers for making the repayment, जो कि generally proper rules के हिसाब से नहीं था. It was not as per the rule to collect the money in this kind of system and process. So कहीं ना कहीं these loan apps were involved very heavily in violating the law of the land. वो जो भारत सरकार के और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनाए हुए लॉ थे, रूल्स थे, उसको वायलेट कर रहा था, और किसी तरीके से जो बोलते हैं ना ग्रीड का एलिमेंट, ग्रीड, किस तरीके से हम ज़्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन दे दें, स्मॉल टिकट साइज लोन दें, रिकवरी करें, फिर उसी कैपिटल को यूज़ करके दोबारा लोन दें और इंटरेस्ट ज़्यादा कमाएं, रिवॉल्विंग हो, स्मॉल टिकट लोन हो, रिकवरी करें उसका रीपेमेंट. ऑफ कोर्स अगर समय पे हुआ तो इंटरेस्ट भी मिलता है, हैवी इंटरेस्ट, और नहीं मिलता तो फिर उसको रिकवरी करने के लिए गलत मीन्स यूज़ करना चाहिए. दैट्स व्हाट दीज लोन एप्स वर डूइंग इट. नाउ ये नोटिस में आया व्हेन लॉट ऑफ कंप्लेंट स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द कस्टमर्स टू द अथॉरिटीज लाइक RBI, एंड दे केम टू नो दैट आई थिंक दिस इज ऑल हैपनिंग. हम यहाँ पे कोविड से जूझ रहे हैं, गवर्नमेंट परेशान है, कैसे कोविड को कब किया जाए, कैसे इसका स्प्रेड रोका जाए, कैसे वैक्सीनेशन को बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज द वैक्सीनेशन, how to reach to everybody, how to even give vaccines to all over to the world. और यहाँ पे चल रहा है कोई लोन ऐप फ्रॉड, कोई क्रिप्टो फ्रॉड स्कैम चल रहा है. नाउ द मोमेंट इट केम टू नो, आपने देखा होगा उस समय 2 साल पहले, 150 साल की पुरानी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली मीटी, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री, मीटी बोलते हैं जिसको, एंड ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर द साइबर क्राइम प्रोग्राम, उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशंस को बैन भी किया, बिकॉज वो एप्लीकेशंस हमारे इंटीग्रिटी के लिए, हमारे पब्लिक गुड ऑर्डर के लिए, हमारे भारतीयों के लिए, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी के लिए बहुत हानिकारक था. देश के लिए वो इम्पैक्ट कर सकते थे, देश को वो हानि पहुंच सकते थे. सो आई थिंक इन एप्लीकेशंस को बंद किया. हमने देखा होगा बहुत सारी मलेशियस ऐप, 118 ऐप को एक बार बंद किया, फिर 59 ऐप्स को फिर बंद किया. अगेन देयर वाज अ न्यू लिस्ट वेयर दे स्टॉप्ड टेलिंग इंडियन कस्टमर्स नॉट टू यूज़. भारतीयों को बोला कि एक एप्लीकेशन यूज़ ना करें क्योंकि ये आपका डेटा मिसयूज़ कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी लॉस में जा सकती है. तो आई थिंक दिस ऑल वाज इवॉल्विंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट which I sort of learned during this process is that
दे आर एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग द लॉ ऑफ द लैंड। किस तरीके से जो जो नियमों की धज्जी उड़ाना, दे जस्ट डिसमेंटल द प्रोसेस ऑफ द वे लोन हैज़ टू बी रिकवर्ड, एंड दे ट्राई टू इंट्रूड इन द लाइव्स ऑफ पीपल, इन द पर्सनल लाइव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, एंड ट्राई टू कोहर्सिवली गलत तरीके से पैसे रिकवरी का प्रोसेस वो फॉलो कर रहे थे। तो इनको एप्लीकेशंस को बंद किया। नाउ हमको क्या ध्यान रखना है आगे जाके इन लोन ऐप्स के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप किसी भी ऐसी लोन एप्लीकेशंस जो आपको लोन क्विक लोन प्रोवाइड कर रही है और बहुत सस्ते में लोन देने की कुछ बात कर रही है, या छोटा लोन आपको तुरंत मिल जाएगा, स्मॉल टिकट लाइन आपको यू कैन गेट वेरी क्विकली, आप इसके बारे में ध्यान रखिए। पहले ये देख लीजिए कि वो क्या वो आरबीआई के द्वारा ऑथराइज्ड है। आरबीआई इनफैक्ट देयर वाज अ प्रॉपर लिस्ट विच गवर्नमेंट मेंटेन्स ऑफ ऑल द all the applications which are authorized to give these loans. So हमको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि बैंक कौन है इस पूरे मैटर में, किसकी एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, कौन सा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो ये लोन दे रही है, जिसको ऑथराइजेशन मिली है आरबीआई से टू गिव द लोन्स। ये एप्लीकेशन प्रोवाइडर कौन है, क्या उसका किसी बैंक के साथ टाई अप है और किसी एनबीएफसी के साथ टाई अप है, डज दिस लोन प्रोवाइडर हैज सम कनेक्शन विद बैंक और नॉन एनबीएफसी, so that they, through the tie-up as a technology partner, he is giving you a facility to use this application, apply for loan and get the loan as well. तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, वो कंपनी कौन है, उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन काम कर रहा है, क्या वो आरबीआई के द्वारा बैंड तो नहीं है, क्या वो मिनिस्ट्री हमारी जो मिनिस्ट्री आईटी मिनिस्ट्री या फिर होम अफेयर्स के द्वारा कोई लिस्ट में तो नहीं रखा गया हुआ है। तो ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बहुत सारे एनफोर्समेंट एक्शन लिए थे। जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी है, आवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ईडी जिसको बोलते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, they have taken lot of action on these firms. I've heard they have taken action in Gurgaon, they have taken action in Bangalore, they have raided lot of firms in India who were actually running these fake loan applications, and sad part to है, the very sad part is that lot of payment partners within Indian ecosystem they are also part to it, and that this probe is still on. I think the conclusion has still not come. So we need to be very and very careful. हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम अगर लोन की हमको ज़रूरत है तो हम एक प्रॉपर बैंकिंग या नॉन बैंकिंग जो ऑथराइज्ड है, जो रजिस्टर्ड है, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, जिनके पास रजिस्ट्रेशंस हैं, केवल उनके थ्रू जाएं। लोन एप्लीकेशंस को भी ज़रा संभल के यूज़ करें। हम हमारी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन हम बता देते हैं, हम अपना पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड, आधार, पैन ऐसे शेयर कर देते हैं। हमको ज़रा ध्यान रखना होगा किससे हम शेयर कर रहे हैं, क्या वो यूज़ करेगा, जो हम लोन ले रहे हैं क्या वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस तरीके से हमको लोन मिलेगा, हम कैसे उसको रीपे करेंगे, जिससे हम लोन ले रहे हैं क्या वो डेजिग्नेटेड है, ऑथराइज्ड है, कहीं वो लिस्टेड है गवर्नमेंट से, वो सब हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस तरीके के जो लोन फ्रॉड जिनको बोलते हैं, द लोन वोल्फ अटैक्स जिसका ये नाम दिया हुआ है, एंड दीज लोन वोल्फ अटैक्स इम्पैक्ट्स अस, ऑल ऑफ अस, एंड इट इज़ नॉट गुड बिकॉज इस चक्कर में बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा, रिकवरी के कारण बहुत ज़्यादा नॉनसेंस, बहुत ज़्यादा तकलीफ एन इंडिविजुअल हैज़ टू गो थ्रू। किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए it's very important that we take care of this. Now while we discussed about loan fraud, हमको एक बात और देखनी होगी कि रिसेंटली लोन के अलावा भी क्रिप्टो रिलेटेड फ्रॉड्स, क्रिप्टो स्कैम्स बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आए हैं। सो बिफोर आई गो एंड एक्सप्लेन यू कि क्रिप्टो फ्रॉड्स क्या है, आई वांट टू टेल यू द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है रेगुलेटरी स्पेस में। किस तरीके से चीज़ों को अनुपालन करवाया जाए, किस तरीके से इसका कंप्लायंस करा जाए, इसके ऊपर बहुत एक्शन लिए गए हैं फ्रॉम मैनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड हमने देखा कि प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन जिसको आप अल्टरनेटिव बोल सकते हैं, या फिर इथीरियम या अलग प्रकार की करेंसीज, ये करेंसीज सडनली प्रचलन में आ जाती हैं। इन करेंसीज को प्राइवेट इसलिए बोलते हैं कि नोबडी इज़ अ सेंट्रल एजेंसी। वो बस किसी प्रमोटर ने, किसी इंडिविजुअल ने उसको प्रमोट किया
और उसको ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जो कि डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके लोगों को प्रमोट किया कि आप ये करेंसी यूज़ कर सकते हैं, आपको किसी भी सेंट्रल एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजैक्शन के लेन देन करने के लिए आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और इन प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज की जो पूरी वो जो सिस्टम है ये क्रिएट हो रहा था पूरे वर्ल्ड में। एंड नाउ वी ऑल नो कि हम पूरे देश में एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया ऑल्सो, भारत में भी करेंसी को कैसे डील करना है, लेन देन कैसे करना है, एक्सचेंज कैसे करना है, ये सब रेगुलेटेड है, पूरे विश्व में रेगुलेटेड है। करेंसी मैनेजमेंट, करेंसी हैंडलिंग, करेंसी रिकॉर्डिंग, ये सब रेगुलेटेड है। कई बार तो सेंट्रल बैंक जो होते हैं उस गवर्नमेंट के या उस कंट्री के, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे ट्रांजैक्शन होगा, कौन सी एजेंसी होगी बीच में, नोडल एजेंसी, एक मध्यकर्ता एजेंसी जो कि लेन देन की चीज़ों को हेल्प करेगी सेटलमेंट करने के लिए। उसका 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 पूरा चिट्ठा उसके पास रहेगा, कैसे ट्रांजैक्शन हुआ, क्या हुआ। जब ये प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज चलन में आते हैं तो ऑफकोर्स दे यूज़ they use a separate what you call ecosystem, ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, सिक्योरिटी वाइज स्ट्रांग हो सकता है बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन, बट इसमें एनोनिमिटी, इसमें पता नहीं कि एक्चुअल में प्रमोटर कौन है, किससे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, विथ whom we are dealing with, एंड if the price goes suddenly up, we don't know why, प्राइस अगर सडनली नीचे गिर जाता है, वी डोंट नो वाई। जैसे आपने देखा होगा यूएस में FTX एक क्रिप्टो एक्सचेंज था, सडनली उसको कुछ फंड्स के इशू हुए, उसके प्रमोटर्स ने आई डोंट नो कुछ फंड मैनेजमेंट का इशू हुआ, सडनली वो 10 दिन के अंदर वो पूरा कोलैप्स हो गया और लाखों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में लोगों को नुकसान हुआ। उसी प्रकार इंडिया में भी क्रिप्टो करें, जैसे कि लोन फ्रॉड ऐप थे वैसे ही क्रिप्टो फ्रॉड्स भी स्टार्ट हो गए। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से इफ़ आई टेल यू, भारत में कुछ 12 क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम्स चलन में थी, और as per the investigations, as per the FIRs and as per the charge sheet on those companies who have done this fraud, उन कंपनियों ने जिन्होंने ये फ्रॉड क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम चलाई, उसमें ये एस्टिमेट है कि 72,000 करोड़ का टोटल इसके अंदर वॉल्यूम, फ्रॉड का वॉल्यूम इन्वॉल्व है। इम्पैक्ट जो जिस तरीके से जो पूरी राशि का है वो 72,000 करोड़ का है, इसमें ये बात निकल के आई। ये बात जानना और ज़रूरी है कि लोकसभा में रिसेंटली किसी कॉन्वर्सेशन के दौरान जब इंफॉर्मेशन बानी गई थी क्रिप्टो करेंसीज पे क्या एक्शन लिया है ना गवर्नमेंट ने, तो आई थिंक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 936 करोड़ का ओवरऑल जो सीज एंड सिजार जिसको बोलते हैं उसका टोटल वॉल्यूम्स को कंट्रोल पे लिया हुआ है टिल जनवरी 2023। इसका ये मतलब होता है कि क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो स्कैम या क्रिप्टो फ्रॉड को रॉन्गली यूज़ करके बहुत सारे भारतीयों को इम्पैक्ट हुआ है। बल्कि एक आई वॉज रीडिंग अ रिपोर्ट फ्रॉम वन ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एंड ऑल्सो फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उनके एस्टिमेट के हिसाब से ऐसी कुछ 15 पंप एंड डंप स्कीम्स हैं, क्रिप्टो स्कीम्स, क्रिप्टो स्कैम स्कीम्स, जिसके तहत पॉन्जी स्कीम जिसको बोलते हैं, जिसके तहत 10 करोड़ से लगभग भारतीय इम्पैक्ट हुए हैं। ऑन एन एवरेज 15 से 16 लाख रुपए का पर व्यक्ति के स्तर पे, इंडिविजुअल लेवल 15 to 16 करोड़, 15 to 16 लाख इंडिविजुअल्स हैव लॉस्ट एट एन इंडिविजुअल लेवल। सो इसका वॉल्यूम समझ सकते हैं कि ये बहुत सीवियर लेवल पे है, ये बहुत सीवियर लेवल पे है। भारत में क्रिप्टो को कैसे डील करना है, G20 प्रेसिडेंसी में ये एक बहुत बड़ा एजेंडा था, टू हाउ टू डील क्रिप्टो करेंसी, हाउ टू ब्रिंग रेगुलेशन अराउंड इट। सो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि गेट वेल रिच सून, ये जब जो स्कीम है, जो स्मॉल स्कीम्स है जिसमें आपको कोई लुभाता है कि आप यहाँ आइए, इस सेमिनार में आइए, यहाँ पे आपको हम क्रिप्टो के बारे में बताएंगे, विल टेल यू अबाउट क्रिप्टो एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज एंड यू स्टार्ट मेकिंग मनी, पैसा बढ़ जाएगा और सब सडनली रातों रात भाई माला माल हो जाएंगे, विल बिकम रिच इन जस्ट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये होता नहीं है एक्चुअली, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। इसको हमको संभल के लेना होगा और उस पर ध्यान रखना होगा कि हमारी अथॉरिटीज़ क्या काम कर रही है। सो इफ़ आई टेल यू कि इस पर काम क्या हो रहा है, ये समझना जरूरी है। और इसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है
जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया है, ये हम सबको जानना जरूरी है, क्योंकि ये किसी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। और मेहनत से कमाई हुई राशि जो आपके पास है, वो आप सडनली अपने बैंक अकाउंट से इन वॉलेट्स में पुट करेंगे, इन इन क्रिप्टो वॉलेट्स में। और आई डोंट नो आप किस क्रिप्टो एक्सचेंज के पास अपने वॉलेट्स मेंटेन करते हैं, वो क्रिप्टो एक्सचेंज जेन्युइन है कि नहीं है, क्या उसने आपकी प्रॉपर केवाईसी की है कि नहीं है। बहुत होते हैं, बहुत हो जो लॉ के हिसाब से काम करते हैं, रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं, केवाईसी करते हैं, पूरा ट्रांजेक्शन मॉनिटर करते हैं, बट वी नेवर नो आप किससे डील कर रहे हैं, वी डोंट नो दैट। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप जब इनसे डील करें थोड़ा केयरफुली करें, ये इंश्योर करें कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कब से काम कर रहे हैं, उनका पूरा प्रोसेस क्या है, और क्या वो इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, क्या वो इंडिया के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या वो इंडिया के आईटी एक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आपको साधारण भाषा में समझाना जरूरी है। जो हम डिस्कस करते हैं, जो आपको ध्यान रखनी होगी, स्पेशली क्रिप्टो रिलेटेड स्कैम से बचने के लिए। आप जानते हैं कितना पैसा इसमें ऑलरेडी आ चुका है, कितनी पॉन्जी स्कीम्स आ चुकी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि पॉन्जी स्कीम कैसे काम करती है। स्पेशली ये यूएस में बहुत प्रचलित है, इट्स वेरी कॉमन इन यूएस। तो हुआ क्या कि जनरली होता क्या है कि सडनली कोई प्रमोटर आएगा, वो बोलेगा कि जी हम आई एम ब्रिंगिंग अ क्रिप्टो एक्सचेंज, और मैं इनिशियल कॉइन्स दूंगा आपको, आप आइए इस कॉइन में पैसे लगाइए, या आप कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ये कॉइन में अपने पैसे डाल सकते हैं ना। आपके पास ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में मेहनत के पैसे पड़े हुए हैं, आपने वो पैसे उठाए, आपने बोला भाई ये क्रिप्टो करेंसी या फिर ये इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स हमको दे रहे हैं, इस एक्सचेंज के थ्रू हम अपना वॉलेट खोलते हैं इन एक्सचेंज के पास, और अपने पैसे जो मेहनत के हैं आपके सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट में उठा के वहाँ हमने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली, या हमने वो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स ले लिए, वहाँ पैसे डाल दिए। क्यों डाले, व्हाट वी आर थिंकिंग, इनको जनरली एग्जिट स्कीम्स बोलते हैं। तो होता क्या है कि आपने दनादन पैसे डाल दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, ये सोच के कि भाई अब क्रिप्टो करेंसी तो बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी तो आगे ऊपर जाएगी। आपने उसमें ना अड़हतिया और घड़तिया का जो हिसाब किताब है स्टॉक मार्केट वाला वो लगाया, यू जस्ट पुट द थॉट प्रोसेस, द मनी विल गो अप, the value of the currency will go up, and I'll be having 10x 20x 30x 50x returns, and उसके बाद में पैसे निकाल लूँगा and I'll be millionaire billionaire। So ऐसा होता नहीं है। We need to understand कि उसके fundamentals क्या हैं, how they operate, the people who are promoting these kind of schemes for you to invest in those cryptocurrencies, are they genuine or not, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। एक तो क्रिप्टो करेंसी में किसी प्रकार की भी क्लैरिटी नहीं आती अगर हमको मालूम नहीं कि किसने प्रमोट किया, कौन इन्वेस्ट कर रहा है। जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम जानते हैं क्या, उसकी आइडेंटिटी चेक की है क्या। जैसे आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट में, यू ओपन अ बैंक अकाउंट विद एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एनी बैंक इन इंडिया, what they do, they will do your KY, know your customer, they will do KYC. Once they do your KYC, they know that you are a genuine person, you are the person who is actually opening the account. क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि ये प्राइवेट वर्चुअल करेंसी है, ये प्राइवेट लेवल पे अपने आप में काम कर रही है, सो देयर इज नो कंफर्ट विच रेगुलेटर गेट्स ऑन देम, बिकॉज दे थिंक द केवाईसी प्रोसेस लैक्स होगा, मॉनिटर नहीं करते होंगे ट्रांजेक्शन को, पता नहीं कौन कहाँ से पैसा डाल रहा है, प्राइस का फैक्टर नहीं है, वॉलेटिलिटी सडनली बढ़ रही घट रही है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इसमें रिस्क लगता है, किसी भी रेगुलेटर को किसी भी कंट्री में रिस्क लगता है। यूएस में फेडेक्स को लगता है, सिंगापुर में मैश को भी लगता है, हांगकांग में HKM हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी को भी लगता है, दुबई में DIFC में दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी को भी लगता है, इंडिया में भारत को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी, सेबी को भी लगता है, IRDA को ऑफकोर्स जो इंश्योरेंस अथॉरिटी उसको भी लगता है कि भाई क्या क्रेडिबिलिटी है इसकी, वॉलिडिटी का क्या है, एनोनिमिटी नहीं है इसमें, पता नहीं कौन क्या कर रहा है। तो इसीलिए इफ यू सी किस तरीके से पूरा इवोल्यूशन हुआ, इंडिया हैज आल्सो सेड दैट, आई थिंक I remember the budget speech by the finance minister in 2020 when she bought, जब उन्होंने क्रिप्टो करेंसी जिसको हम बोलते हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर टैक्स लाया, 30% टैक्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल एसेट्स, 1% का TDS भी लाया। सो उसमें लगा कि नाउ somehow they are recognizing while they are not comfortable with cryptocurrency is a mode of exchange, they perceive it as a digital assets, एंड डिजिटल एसेट्स के किसी भी लेन देन के ऊपर टैक्सेशन रिजीम आ गई। तो इंडिया का इनकम टैक्स एप्लीकेबल है। तो अगर आप किसी एक्सचेंज के साथ डील कर रहे हैं, प्लीज इंश्योर करिए कि वो इनकम टैक्स के रूल्स लगाता है, इज फॉलोइंग द इनकम टैक्स लॉज एंड एटलीस्ट वो कंप्लाइंग टू द इनकम टैक्स लॉज। नाउ बिसाइड्स द इनकम टैक्स लॉज, अ वेरी न्यू डेवलपमेंट आई थिंक विच हैपेंड लास्ट वीक, this week only, is that Ministry of Finance has brought
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इन्हीं इन्हीं इन 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 पूरे क्रिप्टो करेंसी, इन जो कि प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं, इनको दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग इनटू द रेल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सो आपको समझना होगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है भारत में, व्हाट इज दैट। सो इफ आई टेल यू, इफ विल टेक यू बैक, दो चीज़ें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये दोनों अलग हैं, दे बोथ आर डिफरेंट। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ दीज टू, ये दोनों को हमको शब्द को समझना होगा। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विच इज सिटिंग इन सम ऑफ द ऑफिसेज इन यूरोप, एंड ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे आर मेंबर्स ऑफ FATF। नाउ FATF ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं गवर्नमेंट्स को, और बोला है कि किस तरीके से आप अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस को लाइए, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को वॉच रखने के लिए, उसको कर्व करने के लिए कैसे आपको सिस्टम्स बनाने होंगे। और उसी प्रकार टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर उन्होंने स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, तो उनके कुछ 39+9 स्टैंडर्ड्स हैं, 10 स्टैंडर्ड्स हैं इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर। अब मनी लॉन्ड्रिंग आप बहुत सुनते होंगे ये वर्ड, तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, व्हेन यू लुक इनटू दिस न्यूज़ and they say the ED has done this and there's a proceed of crime involved and all this you hear, बहुत सुनते हैं हम लोग रेगुलरली। होता क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग में किसी तरीके से आप इलिसिट तरीके से आप पैसा, कोई भी इलिसिट तरीके से पैसा अर्जित कर लेता है, ग्रैब्स ऑफ द इलिसिट मनी थ्रू इलिसिट एक्टिविटीज, एंड उस इलिसिट मनी को दे ट्राई टू मेक लेजिटिमेट, उसको इलिसिट मनी को बैंकिंग सिस्टम में इस तरीके से डालते हैं कि वो लगे कि हाँ भाई ये तो जेन्युइन पैसा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा काम है। सो फॉर एग्जांपल ड्रग सेलिंग करके पैसा कमाया, उसको नंबर 2 को 1 बनाने की कोशिश की, ट्राई टू ब्रिंग दैट डर्टी मनी एंड पुट इट इनटू द सिस्टम, दैट्स कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। सो मनी लॉन्ड्रिंग में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। तो किस तरीके से वो पैसा आता है, फिर उस पैसे को छोटे छोटे अमाउंट्स में, या कई बार किसी भी रेगुलेशंस को, किसी भी अधिनियम को ब्रीच करने के लिए, अनुपालन को ब्रीच करने के लिए धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम में लाया जाता है, फिर बैंकिंग सिस्टम से उसको मूव किया जाता है, उसको लेयरिंग करके इधर उधर ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा, और फिर बाद में बंगले, गाड़ी, कार खरीदी जाती है, जिससे लगता है कि नहीं है तो बहुत लेजिटिमेट, ये तो जेन्युइन पैसा है, तो जी हमने कमाया। सो ये इलीगल तरीके से कमाया पैसे को लीगल बनाने की कोशिश करना मनी लॉन्ड्रिंग होता है। इसीलिए उसको प्रोसीड ऑफ क्राइम बोलता है, कि क्राइम से पैसा कमाया और क्राइम के पैसे को यूज़ किया ये बताने के लिए कि ये तो जेन्युइन पैसा है, ये है मनी लॉन्ड्रिंग। टेररिस्ट फाइनेंसिंग का सब पूरा परिप्रेक्ष्य डिफरेंट है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग मतलब किसी प्रकार की फाइनेंसिंग, भले वो गलत तरीके से पैसा कमाया हो थ्रू द रॉन्ग मीन्स और थ्रू गुड मीन्स, अगर आप उसका फाइनेंसिंग कर रहे हैं टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जिस तरीके से हम देखते हैं कि from our neighbors we get from our neighbor countries we get lot of efforts to terrorism, we heard lot of agencies getting involved, किस तरीके से खूब सारी एजेंसीज हैं जो कि मनी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए फंडिंग करती हैं। तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग का स्रोत कुछ भी हो सकता है, अच्छा हो या बुरा हो स्रोत, जरूरी नहीं कि वो क्राइम के प्रोसीड से हो, अच्छे स्रोत से भी आ सकता है, बट अगर उसका एप्लीकेशन यूज़ हुआ टेररिज्म को बढ़ाने के लिए, टेररिज्म को फैलाने के लिए, उसको फंड करने के लिए, तो वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग बोलते हैं। सो ये 2 वर्ड जानना जरूरी है, आप प्लीज़ को ध्यान रखिएगा। नाउ इन दोनों को कर्व करने के लिए FATF की रिकमेंडेशन के हिसाब से भारत सरकार ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 बनाया हुआ है। नाउ दिस एक्ट इज एक्चुअली एन एक्ट which is of course based on FATF recommendations, because India is party to FATF, UN sanctions की जो UN security UNSC की जो laws हैं स्पेशली ऑन हाउ टू कर्ब टेररिज्म, हाउ टू डेजिग्नेट टेररिज्म, किस तरीके से हम नाम देते हैं कि भाई ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेररिस्ट इंडिविजुअल है, वो हम UN चार्टर के थ्रू काम करते हैं। सो जब ये लॉ आया तो इसके ऊपर बहुत सारे पावर्स हैं इंडिया की एनफोर्समेंट एजेंसीज की, दैट दे कैन एक्चुअली सुपरवाइज, मॉनिटर, रेगुलेट, कंट्रोल की प्रोसेस ऑफ क्राइम कहाँ आ रहा है। और आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा एक्शन हो रहा है,
करप्शन वाले केसेस में, जहाँ पे लगता है कि क्राइम से प्रोसीड से आया हुआ है और उसको गलत को सही बताने की मूवमेंट करने की कोशिश की गई है। दैट्स द रीज़न। सो जिस तरीके से पीएमएलए एक्ट आया, उस पीएमएलए एक्ट में अब तक तो किसी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व किया हुआ था। बट वेरी रिसेंटली वर्चुअल एसेट्स को, डिजिटल वर्चुअल एसेट्स को या प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज को समझने के लिए इस डेफिनेशन में ले आया गया है। सो इस डेफिनेशन के आते ही जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं ये लागू हो जाती हैं। ये किन पे लागू होंगी? ये लागू होंगी उन सभी एक्सचेंज पे जो कि आपको वॉलेट सर्विस देती हैं टू ऑपरेट प्राइवेट, टू यूज योर प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज, ये उन पे होंगी। तो अगर किसी प्रकार का पैसा मूवमेंट होगा आपके बैंक अकाउंट से उन वॉलेट्स पे, वर्चुअल करेंसी के वॉलेट्स पे, इफ देयर इज अ मूवमेंट ऑफ मनी फ्रॉम द सेविंग्स बैंक अकाउंट टू दैट इज फिएट करेंसी बैक्ड अकाउंट टू प्राइवेट वर्चुअल अकाउंट्स, उनका मॉनिटर होगा, वाइस वर्सा होगा। अगर दो करेंसीज पे एक्सचेंज होगा उस पर ये लागू होगा। जितने भी कस्टोडियल सर्विसेज हैं, जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, इस इकोसिस्टम में जो काम कर रहे हैं, उन सब में ये लागू होगा। नाउ लागू होने से क्या होगा? लागू होने से होगा कि एज अ सिटीजन नाउ वी नो दैट दिस एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ इनकम टैक्स रिजीम। इनकम टैक्स के तहत इसमें टैक्सेशन का रिजीम है, टैक्सेशन देते हैं। दूसरी बात, ये पूरे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आती है। नाउ आते ही क्या होगा, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी, कि इसमें जो नो योर कस्टमर के स्टैंडर्ड्स हैं, नो योर कस्टमर, उसी प्रकार से द स्टैंडर्ड्स की किस तरीके से हम फंड्स का मूवमेंट चेक करना, मॉनिटर करना, ट्रांजैक्शंस को कौन क्या कर रहा है, ये भी मॉनिटर होने लगेगा। तो जो गवर्नमेंट को हमेशा से एनोनिमिटी का, कि भाई इसमें कौन क्या है हमको पता नहीं, वो कहीं ना कहीं अब कंट्रोल में आने लगेगा। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज को पूरा बैन कर दें, इफ यू बैन द क्रिप्टो करेंसी ऑल टुगेदर, उससे उस स्थिति में जाने से पहले हमारे पास आज टैक्सेशन है उसके ऊपर, हमारे पास पूरे रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, स्टैट्यूट्स हैं, पूरे अधिनियम है जिसके तहत उसको उसको कोशिश किया सकता है कि वो सही तरीके से काम करे, उसमें फ्रॉड्स ना हो, उसमें एग्जिट स्कीम के जैसे फाउंडर सबसे पैसा ले लें क्रिप्टो के नाम से और फिर भाग जाए और जो बीच ने इन्वेस्ट किया है वो बेचारा डूब जाए। तो वैसी हरकतें नहीं होंगी, क्योंकि इसमें एनफोर्समेंट एक्शन होगा। जो गलत करेगा उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तहत आना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी भी हो सकती है। तो ये समझना जरूरी है, ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। सो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है आज के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ पे करप्शन पे हमको जीतना है, करप्शन को कर्ब करना है, किसी प्रकार के लोन एप्लीकेशन फ्रॉड या क्रिप्टो फ्रॉड से बचना है। उसके लिए ये परिप्रेक्ष्य इंपॉर्टेंट है कि आप किस क्रिप्टो एक्सचेंज से डील करते हैं, क्या वो क्रिप्टो एक्सचेंज का के पास प्रॉपर KYC नो योर कस्टमर प्रोसेस है जिसमें वो आपसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, क्या वो आपको ये पूरे इनकम टैक्स के जो प्रावधान है, जो प्रोविज़न है टैक्सेशन के ऊपर, GST के जो प्रावधान है वो आपके साथ अप्लाई करते हैं, क्या सब कुछ रिटर्न पे है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है आपके साथ, और क्या आई थिंक वो रेगुलरली आपको मॉनिटर भी करते हैं कि आप क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किस चीज़ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मूवमेंट कैसा हो रहा है, क्या वॉल्यूम है, ये सब, और उसका प्राइसिंग, ये सब मैकेनिज्म हेल्प करेगा। और इसमें एक बात और ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज है उनको अब तो ये मैंडेटरी हो गया है कि उनका जो मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर है, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर, हर कंपनीज को क्राइटेरिया के तहत, सर्टेन क्राइटेरिया के तहत मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर को अपॉइंट करना होता है। एंड वो ऑफिसर ये इंश्योर करता है कि कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है जिसमें उसको सस्पिशन लगता है, जिसमें उसको डाउट लगता है, उसकी वो प्रॉपर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया विच इज़ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको रेगुलरली उसकी रिपोर्टिंग हो, ताकि ये पता चले कि ये सिस्टम में चल क्या रहा है। तो अगर आप पूरे कॉन्वर्सेशन को अगर आप समझेंगे, हमने आज दो चीज़ें कवर की हैं कि किस तरीके से लोन फ्रॉड हमको इम्पैक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से क्रिप्टो फ्रॉड, क्रिप्टो एक्सचेंज के स्कैम्स हमको इम्पैक्ट कर सकते हैं। और उनको बचने के लिए ये हमको जानना जरूरी होगा कि भाई पैसे रातों रात आसमान से नहीं आएंगे, एस्पिरेशन अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बट सडनली कहीं से कुछ बरसेगा नहीं, कुछ थोड़ा सा पैसा लगाया वो बहुत ज़्यादा हो गया, ये ऐसा होता नहीं है।
हमको जागरूक होके, सजग होके, संभल के डील करना चाहिए। किससे हम डील कर रहे हैं, उसका क्या प्लेटफॉर्म है, उसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज देयर बैकग्राउंड, व्हाट इज देयर क्रेडिबिलिटी, हैव यू सीन दैट, हैव वी रिसर्च्ड ऑन दैम, एंड व्हेन वी आर डीलिंग देम वी आर यूजिंग आवर हार्ड अर्न मनी। हमने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, जॉब में जाते हैं, किसी खुद की कंपनी है, कोई मेहनत करके इतना पैसा हम इकट्ठा करते हैं, और इस तरीके से पॉन्जी स्कीम्स में, फ्लाई बाय नाइट कंपनी जिसको बोलते हैं सेबी के टर्म्स में, गेट रिच सून स्कीम्स, एग्जिट स्कैम्स, इसमें हमको बच के चलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों ने हाथ जला लिए। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, एक बहुत अच्छी कहावत है। इफ़ यू बर्न योर टंग वाइल ड्रिंकिंग हॉट मिल्क, आई एम श्योर even you are drinking buttermilk, you will be very cautious. So let's be cautious, let's be careful, let's know what is happening in the ecosystem। ये समझते हैं कि ये पूरे परिप्रेक्ष्य में हो क्या रहा है, एंड हम अपने को जागरूक करते रहें, हम देखें कि क्या ये पूरा सिस्टम फॉलो हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये भी ध्यान रखें कि भारत को आगे बढ़ाने में, टू ग्रो इंडिया, शॉर्टकट्स नहीं लेंगे। अगर हम, एक बात कही गई है कि इफ़ यू टेक शॉर्टकट्स इन लाइफ इट विल कट शॉर्ट योर सक्सेस। सो शॉर्टकट्स ना लें, समझदारी से काम लें, मेहनत से समझें, सिस्टम को समझें, सिस्टम में कौन क्या काम कर रहा है उसको समझें। और ये हो सकता है कि आज का जो हमारा कॉन्वर्सेशन है आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से दो ऐसे बड़े बड़े फ्रॉड्स रिसेंटली हुए हैं, जिसमें मैंने आपको डेटा भी बताया कि बहुत सारे करोड्स ऑफ रुपीज़ आर इन्वॉल्व, और इन सबको सोचते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको जागरूक होना होगा। इस प्रकार के साइबर क्राइम्स या साइबर रिलेटेड क्राइम्स या ऑनलाइन फ्रॉड्स या फिर ऐप बेस्ड फ्रॉड्स, क्रिप्टो स्कैम फ्रॉड्स, इनमें हमको सोच समझ की जागरूकता के साथ आगे बढ़ना होगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप यंग हैं, तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो सीनियर सिटीजन्स हैं आपके घर में, वो भी इस बात को जाने समझें, क्योंकि कई बार ऐसे सीनियर सिटीजन्स को कई बार अगर थोड़ा जानकारी ना हो, उसका फ़ायदा फ्रॉडस्टर उठाता है। और वो फ्रॉडस्टर उस फ़ायदे को उठा के उनको ड्यूप करके, उनको चीट करके, हो सकता है कि ये कोशिश करे कि वो कहीं से पैसे फटाफट बना ले। तो हमको ये ध्यान रखना होगा, वी बी वेरी केयरफुल। So I think for today, thank you for time. Thank you so much. See you next time. Jai Hind.